Give one example for each of the following. Static equilibrium बोल सकते हैं? बताओ. Book on the table, you on the table, elephant on the table, elephant on the ground. ठीक है? A ball tied from the string. कोई भी आप फोर्स जो कॉन्टैक्ट फोर्स मैंने आपको बताया दैट ऑल जो बैलेंस्ड हो वो सब के सब क्या है स्टैटिक इक्विलिब्रियम. डायनेमिक इक्विलिब्रियम रिवॉल्विंग अराउंड द सन और जो भी आप बोलना हो. और यूनिफॉर्म मीटर स्केल इज बैलेंस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क. Weight of 20 GF and 5 GF suspended at 5 and respectively. Calculate the weight of meter scale. कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? इधर देखो सारे 0, 100, 50. बट मार्क क्या बोला? पाइवोटेड कहाँ बोला? 40 सेंटीमीटर पे पाइवोटेड है. तो 50 पे इसका खुद का वेट आएगा जिसे मैं W मान रहा हूँ. W ग्राम फोर्स. ठीक है. उसके बाद उन्होंने क्या बोला? 20 GF और 5 GF. 20 GF कहाँ टांगा है इन्होंने? 5 सेंटीमीटर. क्या कहाँ टांगा है? 20 GF 20 ग्राम फोर्स. और 75 पे क्या टांगा है? 5 ग्राम फोर्स. कोई डाउट है किसी को? तो ये जो राइट साइड है ये कैसा है? राइट साइड वाला कौन सा मोमेंट ऑफ फोर्स है? लेफ्ट साइड कौन सा है? तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ equilibrium. According to the principle of equilibrium, sum of anti-clockwise moment of force equal to sum of clockwise moment of force. समझ में आई बात? तो एंटी क्लॉकवाइज ये अकेला ही है. कितना? 20. 5 से 40 की दूरी कितनी होगी? 35. तो 20 into 35 समझ में आया? इक्वल टू सम. पहले इसका निकाले 40 से 50 की दूरी 10 into W. कोई डाउट? 40 से 75 की दूरी कितनी होगी? 35. गुड. इंटू 5. 175. इसको मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 700 और एक जीरो और 700 GF सेंटीमीटर. 2 into 35 70. एक जीरो का जीरो. 10 W प्लस ये कितना होगा? 175 है ना? यस सर. 165 नहीं होगा? नो सर. हाँ ठीक है. 700 minus 175 equals to 10 W. देखो 100 में 700 में से 100 माइनस कर दो कितना आएगा? 600. 600 में से 75 को माइनस करो 525 इक्वल टू 10 W. 10 से डिवाइड करो 52.5 ग्राम. अभी वेट पूछा है ना, फोर्स नहीं पूछी. कितनी फोर्स लगा रहा है वो नहीं पूछी. सिर्फ आप क्या लिखोगे? 52.5 ग्राम. ये वो वेट है जिस वेट से वो सस्पेंड हो रहा हो. मतलब उसका मीटर स्केल का खुद का वजन कितना है? 52.5 ग्राम. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 का कह रहा है द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज 10 न्यूटन मीटर. मतलब एक ऐसा बार है, इमेजिन करो यहाँ पे एक पाइवोटेड पॉइंट है. मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है? यानी मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है? कहीं से भी लग रहा हो वो कितना है? टॉर्क कितना है? 10 न्यूटन मीटर. फोर्स कितनी लगा रहे हैं? फोर्स है 20. तो डिस्टेंस पूछा है, निकाल सकते हो? सिंपल फॉर्मूला टॉर्क इक्वल्स टू वेरी गुड. 10 इक्वल टू फोर्स कितना? 20. तो 10/20 0.5 मीटर. याद रखिएगा सारा आंसर किसमें है? ऐसा यूनिट है. ठीक है, यानी मीटर. नेक्स्ट फिगर दे रखा है. फिगर में क्या है? एक ऐसा मीटर स्केल बनाया जो A बोल रखा है, O बोल रखा है, B बोल रखा है. O थोड़ा इधर है. ये कितना है? 30. और यहाँ पाइवोटेड है. यहाँ से कितना डिस्टेंस है? 40. और यहाँ पे पाइवोटेड है. यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही है? 20 GF. यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही है? 30 GF. पहले पूछ रहे हैं. अच्छा, इस फोर्स का नाम है F1, इस फोर्स का नाम है F2. तो पहला क्वेश्चन में पूछ रहे हैं F1 से कितना मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा. तो बताओ F1 से कितना मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा?
20 into 30 600 ग्राम 4 सेंटीमीटर ब्रैकेट में एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स 400 into 40 into 30 कितना है 100 GF सेंटीमीटर माइनस लिखना है वहां पे उसके आगे और ब्रैकेट में क्या लिखोगे वेरी गुड। फिर आपसे क्या पूछ रहे हो टोटल, तो क्या करोगे प्लस माइनस है सिंपल ऐड कर दोगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1200 में से 600 माइनस होगा तो कितना आएगा -600। क्लियर है? बहुत सिंपल है। गुड आउट। ये क्वेश्चन है और मैं आपको पहले रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। द एडजेसेंट डायग्राम, नहीं ये वाला एडजेसेंट बोले तो बगल वाला डायग्राम, तो क्वेश्चन के बगल में डायग्राम बन रहा है। शो अ हैवी रोलर विथ इट्स एक्सिस एट O, एक्सिस क्या है O, which is to be raised on the pavement XY, किस पे XY पे ये रोल होगा। If there is a friction between the roller and the pavement, show by an arrow on the diagram the point of the application of the force and the direction of the force to be applied. If the pivoted at O, now will it go up or not? मतलब पहले क्या बोल रहा है कि कहाँ फोर्स लगाएं कि वो इस पे आ जाए, पहली बात तो उसने ये बोली। फिर दूसरी उसने ये बोली, आगे वो बोल रहा है इफ पाइवोटेड एट O, मतलब अभी वो O पे पाइवोटेड कर दिया गया, पहले वो पाइवोटेड नहीं है O पे, मतलब अभी वो फ्री मूव हो सकता है, बट अगर वो पाइवोटेड कर दे O पे तो क्या होगा। लास्ट वाला पार्ट दोबारा सुनो। इफ पाइवोटेड एट O, नाउ विल इट गो अप, क्या वो ऊपर चढ़ पाएगा। अब ध्यान से इस चीज को समझना, अगर मैं फोर्स कहाँ लगाऊं, सबसे पहली चीज उन्होंने पूछी है फोर्स कहाँ लगाएं कि वो रोलर इस पेमेंट पे यानी इस प्लैंक पे या इस जगह पे XY जगह पे ऊपर चढ़ जाए, तो बताओ कहाँ लगाएंगे फोर्स। टेंजेंटली तो ऑब्वियसली लगाना पड़ेगा, ये तो नो डाउट ये है रीजन आंसर, बट कहाँ। अब मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ, आप यहाँ फोर्स लगाओ A B C, ठीक है बताओ कहाँ लगेगी हैं? B और E के B और A के बीच में, यानी यहाँ पे इस तरफ A और B के बीच में, B और C के बीच में, B और A के बीच में, B और A के बीच में, B और A ना, यस सर, A और B, B और A, मतलब यहाँ पे फोर्स लगाओ ऐसे, तो वो रोलर वो उधर जाएगा। अच्छा पहले मुझे बताओ, अभी जब ये ऊपर उठेगा पाइवोटेड पॉइंट कौन सा होगा, क्योंकि जब तक पाइवोटेड पॉइंट नहीं है तुम सारे आंसर गलत सलत बताओगे। अगर इसे उठना है, ऊपर जाना है इस पेमेंट पे, तो पाइवोटेड पॉइंट कौन सा होगा बताओ। सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, इमेजिन करो ऐसी सिचुएशन है, आप कुछ चीज उठाते हो तो कौन सी पॉइंट पाइवोटेड होता है। आपने कभी बाइक X पॉइंट पाइवोटेड होता है। आप जब बाइक को चढ़ाते हो तो आपका ये पॉइंट पाइवोटेड बनता है बेटा, समझे या नहीं समझे। जो लोग जिनके घर में सीढ़ियां हैं हल्की सी और वो बाइक ऊपर चढ़ाते हैं उन्हें पता होगा ये चीज। अगर आपने ये चीज देखी है, कभी कोई ईंट रखी हो तो आप जब उस पर चढ़ाते हो तो क्या होता है, अब देखो ध्यान से समझना है चीज को। जब आप ईंट पे रखते हो तो ईंट जब ऐसे रखते हो तो वो यहाँ से टायर उठ जाता है। अगर वो टायर उठा तो उसने तो कांटेक्ट एक पॉइंट तो तभी का तभी छोड़ दिया, तो ये तो पाइवोटेड हो नहीं सकता। और जब तक ये ऊपर नहीं आता वो एक्स से चिपका रहता है, टायर ऐसे रहता है, वो ऊपर आता है, सबसे लास्ट ये छोड़ता है। समझ में आ रहा है? यानी ये पॉइंट फिलहाल के लिए क्या होगा आपके लिए। अब आपको मिनिमम फोर्स लगानी है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस। मिनिमम फोर्स मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस। अगर ये पाइवोटेड पॉइंट है, मैं इसे अभी 2 मिनट के लिए सब बता रहा हूँ, अगर ये मिनिमम पॉइंट चाहिए और मैक्सिमम डिस्टेंस, तो इस पाइवोटेड पॉइंट से सर्कल में सबसे बड़ी दूरी कौन सी होगी, डायमीटर। कैसे पता लगाएं डायमीटर क्या है। डायमीटर तो शायद यहाँ से निकल जाते तो भी होगा, यहाँ से निकल जाते तो भी होगा। मतलब उसके लिए मुझे सेंटर से पास होना पड़ेगा, यानी इन दोनों से जॉइन एक लाइन निकालो जो सामने रोलर पे कहीं काटे, तो ये लाइन ही डायमीटर है, ये रेडियस है, और इसी को अगर आगे बढ़ा दो तो ये डायमीटर होगी ही नहीं होगी।
आई बात समझ में या नहीं आई? समझे भाई? यहाँ से एक्स से निकाला और सेंटर तक जोड़ी। अब समझ में आया ओ का रोल क्या है यहाँ पे? ओ क्यों बनाई हुई है? तो आप इसे आगे ले जा रहे हो। अब जब आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे ऐसी डायगनली, यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? वो ऊपर चला जाएगा। क्लॉकवाइज तो होगा बट वो ऊपर चला जाएगा मिनिमम फोर्स से। ठीक है, अब ध्यान दे इस चीज को सुनना। कई बुक्स में ये यहाँ पे फोर्स बाकी बात बोलते हैं, यहाँ लगा दो बेटा फोर्स। फोर्स लगाया आपने यहाँ, पाइवोटेड पॉइंट कौन सा है आपका? X। ये डिस्टेंस मिनिमम है ना सर। तो फोर्स लगेगी, उठेगा, कंफर्म्ड उठेगा, बट मैक्सिमम फोर्स होगी, मिनिमम फोर्स नहीं होगी। मतलब मैक्सिमम भी नहीं कह सकता बट इस फोर्स से ज्यादा फोर्स होगी। क्यों ये फोर्स मिनिमम क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस मैक्सिमम है। हमने पढ़ा है टॉर्क फिक्स होता है, कोई भी डिजाइन आप बना दो उसका टॉर्क क्या होता है? फिक्स। तो टॉर्क में अगर डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो फोर्स मिनिमम हो जाएगा। अगर आपने डिस्टेंस कम कर दिया, ये डिस्टेंस कम हो गया ना, अगर आपने डिस्टेंस कम कर दिया तो फोर्स क्या हो गया? मैक्सिमम या ज्यादा हो जाएगा। जो पुराना फोर्स है उससे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि बॉडी मूव ही करना बंद कर देगा, कि उस पर टॉर्क ही नहीं लगेगा। लगेगा भाई। मैं दरवाजे को कोने से पकड़ के ना खोल के थोड़ा बीच से थोड़ा अंदर की तरफ से पकड़ के खोलूंगा तो मुझे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि दरवाजा खुलेगा ही नहीं। आप बताओ, ये तो नहीं होता ना। अब हाँ, एक ही कंडीशन है जहां पे मूव नहीं करेगा। कौन सी? एक्स पे लगा लो फोर्स। भाई उठाने को थोड़ी बोला, उसे आगे धकेलने को बोला। मतलब अगर आप पाइवोटेड पॉइंट पे फोर्स लगाने चले जाओगे तो उखड़ जाएगा, मूव तो नहीं होगा, यानी वो उठ जाएगा बट रोल नहीं होगा। समझ में आया? फिर क्या बोल रहा है इस पॉइंट में कि ओ पे पाइवोटेड कर दो। कहाँ कर दो पाइवोटेड? ओ पे। तो फोर्स कहाँ लगानी पड़ेगी? अगर आप ओ पे पाइवोटेड करते हो तो बॉडी रोटेट कर जाएगी, नहीं कर जाएगी? यहीं पे ही मूव ही नहीं होगी, वो बॉडी मूव नहीं होगी। समझ में आया या नहीं है? यहाँ पे फ्री एक्सेस होना चाहिए था, जिससे वो यहाँ पे जब वो मूव करे तो यहाँ पे फ्री एक्सेस हो या यहाँ पे होल्ड हो, तब तो वो मूव करता पाइवोटेड। या प्लैंक होता तब तो मूव करता, बट अभी वो नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? नहीं करेगा। अगर वो कह दे कि नहीं हमें ऊपर मूव करवाना ही है, अभी तो हमारी कंडीशन के हिसाब से नहीं कर रहा, बट अगर वो कहे फोर्स आप कहाँ लगाओ, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका फोर्स ये हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी, क्योंकि वो इस पाइवोटेड पॉइंट से रेडियस के बराबर दूरी पे होगा। ठीक है, बट अभी हम क्या बोलेंगे कि वो मूव ही नहीं करेगा। क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि आपने पाइवोटेड क्या कर दिया? ओ पे। पाइवोटेड का मतलब क्या होता है? आपने फिक्स कर दिया वहाँ पे, तो वो तो ऊपर कभी जा ही नहीं पाएगा। समझ में आ रही है बात? ये नहीं, वो कभी ऊपर नहीं जाएगा। कभी ऊपर नहीं जाएगा तो वो घूमता रहेगा और बाइक का क्या लग जाएगा? बर्नआउट। ठीक है, धुआं उड़ेगा। चलो इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कंसाइंस में। ओके, a body is acted upon two forces each of magnitude f but in opposite direction. State the effect of the forces if the both force act on a same point. Okay, एक सेकंड देखो ध्यान से सारे बच्चे। वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बार को रीड करते हैं। वो कह रहा है a body is acted upon two forces. एक बॉडी मान लेते हैं, ये आपकी बॉडी है, acted upon two forces but in opposite direction. दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ऊपर और नीचे। ठीक है, स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस, बोथ फोर्सेस एक्ट ऑन द सेम पॉइंट। मान लो यहाँ पे फोर्स लग रही है एफ एक ही जगह पे, सेम पॉइंट, तो बताओ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। समझ में आया? तो नो इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व, नो चेंज विल बी ऑब्जर्व, नो स्टेट ऑफ चेंज, नो चेंज इन पोजीशन। कोई भी आप आंसर लिख सकते हो। सेकेंड वो पूछ रहा है टू फोर्सेस एक्ट एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ द बॉडी एट द सेपरेशन आर। यहाँ पे फोर्स लग गई और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? आर। तो ये क्या बन गया भाई? ये क्या है? फोर्स है और बीच में डिस्टेंस है, तो क्या है ये? कपल। फोर्स है और उनके बीच ऑब्वियसली टॉर्क तो होगा, बट ये क्या है? कपल। ये फोर्स, दोनों फोर्स इक्वल है और उनके बीच का डिस्टेंस है। ये तो हमने कपल में पढ़ा था। तो सेकंड वाला जो होगा आंसर, उसमें क्या बोलोगे कि क्या हो जाएगा?
कपल जनरेट हो जाएगा और इसका कपल का फॉर्मूला यानी टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा F इंटू आर, जो उनके बीच का डिस्टेंस है। यही तो निकाला था हमने कपल वाले फॉर्मूले में। तो टॉर्क कितना होगा F इंटू आर। समझ में आया नहीं है? चाहे आप उसे मिड में पाइवोटेड कर लो, यहाँ पाइवोटेड कर लो, कहीं भी पाइवोटेड कर लो, इतना ही आएगा। ठीक है, आपके बुक में जो आंसर्स में दे रखा उन्होंने बोला है पाइवोटेड एट द मिड, 2 पॉइंट से मिड में। आप कहीं भी कर लो भाई। मान लो आपने यहाँ करा, ये तो किसी एंगल से मिड नहीं लग रहा। इसे मान लो A, इसे मान लो O, इसे मान लो B, तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा F इंटू AO, बताओ। प्लस इसका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा F इंटू OB, तो F तो कॉमन हो गया ना, AO प्लस OB हो गया, वो क्या हो जाएगा R। तो F R तो हमेशा आएगा, चाहे कहीं भी रख लो, तो जरूरी नहीं है मिड, कहीं भी रखो। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? अगर मिड के बजाय कहीं और रखते तो क्या होता है? जितना ज्यादा बॉडी को अनइवन सर्कुलर मोशन होता है। बस फोर्स सर्कुलर मोशन तो होगा बट अनइवन। ठीक है, अनइवन सर्कुलर मोशन। ओके, कोई और डाउट है? चलिए। यस सर। ओके, क्वेश्चन कह रहा है P, Q, R आर द 3 को-प्लेनर फोर्सेस। क्या बोल रहा है? को-प्लेनर फोर्सेस। को-प्लेनर मतलब समझते हो? नो सर। एक ही प्लेन पे, मतलब मान लो ये आपका बोआ पे है। अब आपने 3 फोर्सेस लगाई, एक R ऐसी, ठीक है, जो टेढ़ी जा रही है, P, Q ऐसी और P ऊपर की तरफ, बट सब इसी कॉपी पे। आपने एक फोर्स ऐसे लगाई जो इसे ऐसे घुमाना चाह रही है, आपने एक फोर्स ऐसे लगाई जो ऐसे सामने की तरफ घुमाना चाह रही है, आपने एक फोर्स सामने की तरफ लगाई। तीनों फोर्स इसी प्लेन पे। ऐसे नहीं कि कोई टेढ़ी लग रही है, कोई इधर से लग रही है, एंगुलर फोर्सेस नहीं, सारी की सारी क्या है पैरेलल टू द प्लेन, यानी ऑन वन प्लेन। ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी दाएं बाएं डिस्को डांस करती हुई नहीं, सब सीधी सादी एक ही प्लेन पे। ठीक है, किसी को डाउट है तो बताओ। वेरी गुड। अब ये सारी फोर्सेस और सारी की सारी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 5 न्यूटन। क्या दे रखा भैया? तीनों फोर्स सेम है। वो आपसे पूछ रहा है किसका मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा होगा। तो अगर आपको डायग्राम में दिख रहा है O से ये पास है, तो डिस्टेंस कम है, ये थोड़ा सा ज्यादा है, तो थोड़ा उससे ज्यादा, और ये सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स। अब Q किस तरफ घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। P भी किधर घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। R कैसा घुमा रहा है? और अभी हमने कंक्लूड करा कि R मिनिमम है, P और Q से थोड़े ज्यादा है। तो अगर मैं नेट मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना मांगू इस बॉडी का, तो क्या होगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्योंकि P और Q तो वैसे ही ज्यादा थे, P और Q तो वैसे ही ज्यादा थे, और वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर ये P नीचे करता तो शायद एक पॉसिबिलिटी होती कि P और R का सम Q के बराबर होता। ठीक है, तो अभी वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं इन्होंने कि तीनों फोर्सेस बराबर हैं, उसके बाद वो क्या पूछता है? विच फोर्स हैज द लीस्ट मोमेंट ऑफ फोर्स? तो क्या होगा? R, बिकॉज इट हैज द लीस्ट डिस्टेंस। ठीक है। सेकंड, विच फोर्स इज द ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ फोर्स? farthest from home. समझ में आया? ये नहीं है।